अरे नीतू, जल्दी खाना दो भाई, बहुत भूख लगी है। हाँ लाई। देखो, तुम्हारे मनपसंद भरवा बैंगन बनाए हैं। अरे वाह 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 वाह, लेकिन सिर्फ भरवा बैंगन बना के तुम इतना चहकती नहीं हो, बात कुछ और है। हाँ, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? हाँ। क्या हुआ? इतनी खुशी की बात पर इतने मायूस क्यों हो? नहीं, हताश नहीं, पर चिंतित ज़रूर हूँ। खेतों में कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी हम अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते। पिताजी के बाद से आज तक ज़मीन की गुणवत्ता कम ही हुई है, और खेती का खर्चा कितना ज़्यादा। हाँ, यूरिया का खर्चा भी तिगुना चागुना बढ़ गया है। अब जब हम दोनों ही किसी तरह अपना पेट पाल पाते हैं, ऐसे में इस आने वाली जान को अच्छा भविष्य कैसे दे पाएंगे? देखा आपने, देश का पालनहार आज खुद अपने आने वाली पीढ़ी को पालने में लाचारी महसूस कर रहा है। आपको शायद आश्चर्य हो, पर दिनेश नहीं, देश के अधिकतर किसानों की इस गिरती आय और बढ़ती लागत का सीधा सीधा रिश्ता है उनके द्वारा किए गए धुआंधार यूरिया के प्रयोग से। माना कि यूरिया फसल के लिए अति आवश्यक पोषण है, पर आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में प्रति हेक्टेयर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अधिकांश क्षेत्रों में न सिर्फ अनुपात बिगड़ा हुआ है, बल्कि कई कृषि प्रधान क्षेत्रों में तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार पौधों और मिट्टी को सेहतमंद बनाए रखने के लिए एनपीके के प्रयोग का अनुपात 4-2-1 होना चाहिए। दिनेश और नीतू की कहानी अपने हालातों से समझौता करने की नहीं, बल्कि समझबूझ और सही ज्ञान पाकर एक नए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने की है। सुनो, अरे सुनो। अरे तुम्हें सुबह ही तो कहा था खेतों में नहीं आने के लिए, फिर इतना तेजी तेजी चली आ रही हो। एक फ़ोन ही कर लेती। फोन तो तुम घर ही छोड़ा है। रमेश मामा जी का फोन आया था। अच्छा, मैंने उन्हें हमारी परेशानी के बारे में बताया, तो कहने लगे दिनेश को कहना आज के ई सेमिनार में शामिल होने के लिए, जिसमें किसान और देश के विभिन्न क्षेत्रों के कृषि वैज्ञानिक हिस्सा लेने वाले हैं। उसका लिंक भी तुम्हारे फ़ोन पर भेजा है उन्होंने। अरे हाँ, रमेश मामा की फसलें 2 साल से सचमुच बहुत अच्छी हो रही हैं। चलो ठीक है, ये बचा हुआ काम कल कर लूँगा सुबह आके। अभी चलते हैं। किसान भाइयों, यदि किसान ज़्यादा यूरिया देता है तो पौधे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही सकुलेंट ग्रोथ होती है और बहुत ग्रीनरी बहुत ज़्यादा आती है, तो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ का अटैक सबसे ज़्यादा होगा। दूसरा, यहाँ पर जो किसान है वो पोटेशियम ज़्यादा अप्लाई नहीं करते, तो जो स्ट्रेंथ है स्टेम की वो वीक हो जाती है, तो क्रॉप की लोजिंग होगी, क्योंकि पौधा गिरेगा, ज़मीन के टच होंगे, ग्रेन्स होगी, तो उनकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, और हमारे भूजल में नाइट्रेट की जो मात्रा है वो 10 ppm से ज़्यादा हो जाए तो वो बच्चों के लिए ख़ास तौर से उनके स्वास्थ्य पे बहुत विपरीत प्रभाव डालता है। हम 0 किलोग्राम से शुरू करके 200-250 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर तक क्रॉप में देते हैं। तो जब हम देखते हैं तो एक सिग्मोइड कर्व बनता है। उस सिग्मोइड कर्व का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी होती है कि यदि उसके बाद आप नाइट्रोजन देंगे तो आपकी पैदावार में बढ़ोतरी नहीं होगी, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो बढ़ेगा और आप जो किसान की जो आमदनी है वो सीधी सीधे कम हो जाएगी। मान लो आप खाना खाने बैठे और आपने चावल तो बहुत ले लिया और दाल बहुत कम, तो आप ढंग से खाना कैसे खा पाएंगे? यही हाल होता है हमारे पौधों के साथ, जब आप गलत अनुपात में यूरिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और बाकी पोषक तत्वों का बहुत कम। किसान भाइयों, हमारी जो फसलों के जो पोषक तत्व चाहिए वो करीबन 17 पोषक तत्व होते हैं। उनमें से 3 पर्यावरण से सीधे पौधे को मिल जाते हैं, और जो 14 पोषक तत्व होते हैं वो ज़मीन से या किसान दूसरी जगह से खरीद के और फिर ज़मीन के अंदर डालता है। यदि पौधे को पोषक तत्व संतुलित रूप में मिलेंगे तो जो उसकी पैदावार है, जो उसकी वो गुणवत्ता है, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा। फसलों में नाइट्रोजन की आपूर्ति कई तरह से की जाती है। पहला, दलहनी फसलों को उगाकर जो वातावरण में मिट्टी से संबंधित पौधों तक अंतर फसलीकरण द्वारा या फसल चक्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन पहुंचाते हैं। दूसरा, जो भी फसल हम काटते हैं उसकी आर्थिक उपज लेकर, जैसे कि धान में
अनाज निकालने के बाद अवशेष को वापस मिट्टी में डाल दे तो वो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। तीसरा है उर्वरक। हम ऐसा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे कि पौधों को सभी पोषक तत्व हैं, चाहे आपके मुख्य पोषक तत्व हों, चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व हों, पौधे को संतुलित मात्रा में मिले। इसका हल है यूरिया का दक्ष प्रबंधन, जिससे हम कम लागत में उत्पाद बढ़ा पाएंगे और देश की बढ़ती आबादी की खाद्य पूर्ति कर पाएंगे। नाइट्रोजन दक्षता का मतलब है कि नाइट्रोजन पोषक तत्व जो मृदा में दिया है फसल के लिए, उसकी मात्रा का ज़्यादा से ज़्यादा उस फसल द्वारा प्रयोग करना। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है, जैसे कि मृदा का प्रकार कैसा है, कौन सा आप उर्वरक काम में ले रहे हैं, उस मिट्टी का पीएच मान कैसा है, उसकी विद्युत चालकता कैसी है, उसमें कोई लवणों की मात्रा तो अधिक नहीं है, पानी का आपके पास में क्या स्रोत है, कौन सी आप फसल बोने जा रहे हैं, उसका बीज के जो किस्म है वो हाइब्रिड है कि आपकी देशी किस्म है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनका ध्यान रखते हुए अपन नाइट्रोजन की प्रयोग क्षमता बढ़ा सकते हैं। यूरिया की जो यूज एफिशिएंसी है वो लगभग 30 से 35% ज़्यादा से ज़्यादा है। जैसे ही हम यूरिया डालते हैं वो अमोनिया में बदलता है, अमोनिया के बाद वो नाइट्रेट में बदलता है, और कुछ फसलें हैं जो पानी में उगती हैं जैसे धान, वो ही एक ऐसी फसल है जो अमोनिकल फॉर्म नाइट्रोजन की उपयोग करती है। बाकी जो दूसरी फसलें हैं वो सब की सब नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को उपयोग करती हैं। अमोनिया या नाइट्रेट में जो कन्वर्जन है ये जीवाणुओं से होता है, और जीवाणु कब होंगे? जब मिट्टी की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। देश में मिट्टी का कार्बनिक पदार्थ बढ़ाकर उसके स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहिए। जब आपकी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाएगा, फिर जिस तरह की नाइट्रोजन आपूर्ति वो करेगी या सही परिमाण से उर्वरक देने में जो अनुकूलता मिलेगी वो एक बड़ा बदलाव लाएगी। इस तरह से नाइट्रोजन प्रयोग दक्षता और उसकी जरूरत दोनों में अनुकूलता आएगी। हमें ये भी समझ में आया कि ड्रिप इरिगेशन या पानी में खाद मिलाकर यूरिया को पौधों में देना उसकी दक्षता को कई गुना बढ़ाता है। हमने ड्रिप देखा है, ड्रिप जो है वो ज़मीन के ऊपर रखा जाता है, लेकिन ये नए तरीके का ड्रिप है जो ज़मीन से 20 सेंटीमीटर नीचे होता है, और इससे जो नाइट्रोजन हम पानी के जरिए देते हैं और वो सीधा जड़ों में लगता है, उसमें हम 120 केजी नाइट्रोजन लेके आए हैं। फसल विशेष के लिए यूरिया की मात्रा का पता आप मिट्टी की जांच करवाकर पता कर सकते हैं। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड टेस्ट करवाया है, ज़मीन की पूरी मिट्टी की जांच करवाई है हमने, उस मिट्टी की जांच के अनुसार ही हम इसमें उर्वरक देते हैं। सवाल ये आता है, यूरिया के प्रयोग की सही समय और सही जगह का निर्णय कैसे लें? मृदा जांच के बाद में पता लगा कि भाई 100 किलो नाइट्रोजन देनी है उस फसल में, उस 100 किलो को अपन 3 भागों में बांटेंगे। 50% तो पौधे की बुआई के टाइम ही दे देना चाहिए ताकि उस पौधे की बढ़वार अच्छी हो। आधी जो मात्रा बची उसके 2 टुकड़े करके 25-25%, जो 25% है वो फसल जब 25 से 30 दिन की हो तब प्रयोग करना चाहिए, और आखिरी की जो 25% मात्रा है वो फसल की 2 महीने की जो उम्र हो जाए, जब उसमें फूल आना शुरू हो जाए उस वक्त उसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि उस नाइट्रोजन की पूरी मात्रा फसल द्वारा प्रयोग की जा सके। दूसरा, पानी उतना ही दें ताकि जिस क्षेत्र में जड़ें हैं उसी लेयर को हम मॉइस्ट करें, तो जो पोषक तत्व हैं वो जड़ क्षेत्र से नीचे नहीं जाएंगे। दिनेश और नीतू को उस दिन एक और नई बात पता चली कि देश में बहुतायत में होने वाली कुछ फसलों जैसे धान, गेहूं, मक्का आदि, जिनमें यूरिया भी अधिक प्रयोग में लाया जाता है, लीफ कलर चार्ट, ग्रीन सीकर और न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट का प्रयोग करके नाइट्रोजन प्रयोग के सही समय का पता लगाया जा सकता है। हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने एक लीफ कलर चार्ट निकाला है। उसमें 5-6 स्ट्रिप्स होती हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। जिस प्लॉट में खाद डाली है उसके कोई 10 जो निरोग पौधे हैं वो चुन लेते हैं हम। फिर हम ऊपर का जो पहला पत्ता है उसका जो रंग है वो उस पत्ता रंग चार्ट से मिलाते हैं। जो ग्रीननेस है कम है तो हम कहते हैं कि 25 किलो यूरिया डाल दो। पहले हम 200 से 250 किलो यूरिया हम प्रति एकड़ डालते थे। जब से हमने लीफ कलर चार्ट इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से हम एक शिफ्ट में 25 से 30 किलो यूरिया देते हैं, और ऐसा हम तीनों शिफ्ट में करते हैं। ग्रीन सीकर में जो फार्मर्स एंड्रॉइड फ़ोन्स यूज़ करते हैं वो उनके लिए है,
बेसिकली। आप ग्रीन स्टिकर से रीडिंग नोट कीजिए, वो NDVI की रीडिंग्स देता है। आपके मोबाइल में एक ऐप होता है यूरिया कैलकुलेटर के नाम से, उस ऐप में आप रीडिंग फिट कर दीजिए, वो आपको ये बता देगा कि आपकी फसल को प्रति एकड़ के हिसाब से इस समय इतना किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है। न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट जो है वो आपका शुरू में ही किसान से बहुत ही सिंपल 10-15 क्वेश्चन पूछता है कि आपने इससे पहले कौन सी क्रॉप लगाई थी, आपने पराली को ज़मीन पे रखा कि नहीं रखा, आपने FIM दी कि नहीं दी, वो सारी चीज़ें पूछ के वो ये कैलकुलेट करता है कि अब यदि इनको वीट की क्रॉप या राइस की क्रॉप लगानी है, सोइल की जो कैपेसिटी है, सप्लाइंग कैपेसिटी है न्यूट्रिएंट्स की, उसके अलावा इसको कितनी ज़रूरत पड़ेगी वो रिकमेंडेशन दे देता है। जब से रिकमेंडेशन हमने न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट की लेनी शुरू करी तो हमने म्यूरेट ऑफ पोटाश शुरू कर दिया, NPK है या DAP, यूरिया का हमने फिक्स कर दिया बेसल डोज में कितना डालना है, 10 से 15 दिन में कितना डालना है और 20 से 25 दिन में कितना डालना है, उसके बाद नहीं डालेंगे हम। ज़मीन की जो उर्वरकता इतनी डाउन हो गई, इसको एकाएक तो मैं कम नहीं कर सकता, धीरे धीरे उस यूरिया को मैंने कम किया, करता करता अभी 10 साल के पीरियड में मैंने मतलब 12 से 15 किलो के बीच में रख दिया। उसमें अभी मैंने 5 बीघा में 2 बीघा का गेहूँ बोता हूँ, टमाटर बोता हूँ, पपीता लगाता हूँ, पैदावार भी अच्छी है। और जैसे पूरा तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन 15 बीघा तो एरिया उसमें रासायनिक खेती करता हूँ और 5 बीघा ऐसा एरिया जो मैं जैविक खेती करता हूँ। समन्वित प्रबंधन की तरफ जा सकता है कि जिसमें आवश्यक जो पार्ट है 50% जो उसके पोषक तत्व हैं, जैसे मक्का में है 90 किलो नत्रजन देनी है तो 45-50 किलो नत्रजन वो हमारे यूरिया DAP से दे, और जो 50 किलो नत्रजन है वो देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योरिंग, इस प्रकार के 25 तरह के उत्पाद हैं जो किसान स्वयं अपने खेत पे तैयार कर सकता है। अगर इनको वास्तव में मिला के प्रबंधन करता है तो मिट्टी की क्षमता बढ़ेगी। इधर आप नत्रजन, यूरिया, उर्वरक दे रहे हैं तो आपको मिट्टी को डायरेक्ट पोषक तत्व मिलेंगे। मेरा सोचना ये है जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो मेंटेन रहे। अगर हम धान लगाने से पहले मूंग या ढांचा कर लेते हैं, हमारी सोयल में गद्दा रूपी एक स्पंज बन जाता है, जिससे कि हमारे खेतों में पानी कम लगता है। अगर बारिशें कम आए तो वो जो स्पंज है वो पानी को रखेगा, पानी अच्छे से आता रहे तो यूरिया भी हमारा कम लगता है। अब ऐसा है भी जितना हम पराल खेत में रखेंगे उतना हमारे खेत के लिए फायदेमंद है। आपने देखा और समझा कि खेती में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से किस किस तरह से नुकसान होता है। फसल एकदम से बढ़ती जरूर है, पर अधिक यूरिया उसी फसल को नुकसान भी पहुंचाता है। पौधे भारी होकर तेज हवा में गिर सकते हैं। आधे से ज्यादा यूरिया पौधे नहीं सूखते और वो रिस्क के पानी और वातावरण को दूषित करता है। विनाशकारी कीड़ों और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब हम अपनी फसलों को भी जरूरत के अनुसार पोषण देंगे। हाँ। इस तरह दिनेश और नीतू ने यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग बंद किया और साथ साथ आधुनिक कृषि प्रणालियों का उपयोग किया, जैसे खेत की मिट्टी की नियमित जांच करवाएं और सिफारिश को मानते हुए यूरिया, फास्फोरस और पोटेशियम का 4-2-1 के अनुपात में प्रयोग करें। उचित फसल चक्र अपनाएं और दलहनी फसलों को जरूर सम्मिलित करें। मिट्टी के pH मान को उदासीन बनाएं। मिट्टी के कटाव को रोकें जिससे जैव पदार्थ और पोषक तत्वों का हनन न हो। खेतों का समतलीकरण करें। केमिकल के साथ साथ जैविक खादों का प्रयोग जरूर करें। सही समय और विधि से फसलों की बुआई करें और नियत समय पर सही खाद का प्रयोग करें। क्षेत्र विशेष के लिए फसल की संतुलित और उन्नत किस्मों का प्रयोग करें। बीज की उपयुक्त मात्रा का बीजोपचार के बाद उपयोग, उचित जल सिंचाई और निकास का प्रबंधन, फर्टिगेशन करें। खरपतवारों का प्रबंधन अवश्य करें। कीटों और रोगों से फसलों को बचाएं और सही समय पर कटाई करें। धान की फसल काटने के बाद पराली को न जलाएं, बल्कि उसे खाद की तरह इस्तेमाल करें। इस तरह एक सुगठित कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती में यूरिया की दक्षता को बढ़ाएं और उन्नत कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। देख उग रहा है कृषि क्रांति का सूरज नया, तेरी प्रगति की राह पर दीपक नया। उन्नत कृषि की ओर तू बढ़ा अपने कदम, सिर्फ यूरिया ही नहीं दे, पौधों को दे संतुलित पोषण। कभी होगा तेरी और देश की प्रगति का संगम। अपना नए तरीके और भर खेती में नई जान, क्योंकि सही परिमाण से ही मिलेगा सही परिणाम।